So using emojis in HTML, emojis are characters from the UTF-8 character set. UTF-8 जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग कोई नोटपैड में फाइल वगैरह बनाते हैं तो सेव करते वक्त आप नोटिस करते हैं यहाँ पर एनकोडिंग टाइप हमारा मेंशन होता है. इवन आज की डेट में जितने भी मॉडर्न वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है तो मेटा के अंदर हम लोग कैरेक्टर सेट UTF-8 मेंशन करते हैं अपना. सो इमोजीज जैसे आपको इस तरह का कुछ वोल्केनो जैसा कुछ आपको सिंबल बनाना है, कुछ रॉकेट जैसा सिंबल बनाना है, तो आप इस तरह के नंबर एंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आपके इस तरह के इमोजीज क्रिएट होंगे. अब इमोजीज जो होते हैं वो कोई पिक्चर नहीं होते, ठीक है, ये सब वेक्टर है. आप इसको कितना भी आप स्केल कर लीजिए इसमें पिक्सलेशन नहीं आएगा, बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है ना. So what are emojis? Emojis look like images or icon, but they are not. They are letters, characters from the UTF-8 Unicode character set. UTF-8 covers almost all of the characters and symbols in the world. ठीक है. So that's why UTF-8 का यूज़ किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर्स एंड सिम्बल्स जो अगर कोई कोड में अलाउ करता है वो एनकोडिंग टाइप UTF-8 है. The HTML character set attribute to display an HTML pages correctly, a web browser must know the character set used in the page. This is specified in the meta tag or under the meta, or we can say under the head section. We have to mention this character set UTF-8. If not specified, UTF-8 is the default character set in HTML. नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लगा दोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मॉडर्न ब्राउज़र में तो चल जाएगा लेकिन ओल्डर ब्राउज़र में जाके दिक्कत आ जाएगी आपको. सो UTF-8 कैरेक्टर्स, मैनी UTF-8 कैरेक्टर्स कैन नॉट बी टाइप्ड ऑन अ कीबोर्ड बट दे कैन ऑलवेज बी डिस्प्लेड यूजिंग नंबर्स कॉल्ड एंटिटी नंबर. जैसे अगर मुझे A लिखना होगा तो मुझे क्या लिखना होगा, M%65, या अगर मुझे B लिखना है तो M%66, इस तरह से. तो हेड में हमें इस तरह से अपना ये UTF-8 पास करना है. सो आई विल बी डिस्प्ले ABC और आई विल डिस्प्ले विद दिस कोड ABC. तो आप देख सकते हैं दोनों से रिजल्ट सेम ही हमें डिस्प्ले हो रहा है. एग्जाम्पल, द मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 एलिमेंट डिफाइंस द कैरेक्टर सेट. द कैरेक्टर्स A, B and C आर डिस्प्लेड बाय द नंबर 65, 66 and 67. To let the browser understand that you are displaying a character, you must start the entity number with %# and end it with semicolon. This is called a entity reference. तो जब भी आप कुछ इस तरह का लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंडिंग जो है वो सेमीकोलन के साथ करना है. इमोजीज कैरेक्टर, इमोजीज आर ऑल्सो कैरेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 अल्फ़ाबेट. तो जैसे अगर आप इस तरह से कुछ बनाना चाह रहे हैं स्माइली वगैरह तो आप यहाँ से %#128516 सेमीकोलन इस तरह से आप लिखेंगे तो इस तरह के सिंबल्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे. सो जैसे कि मुझे एक इमोजीज यहाँ पर क्रिएट करना है, हमने यहाँ पर एक कोड एंटर किया और आप जब इसको रन करेंगे तो एक स्माइली सिंबल आपका क्रिएट हो जाएगा इस तरह से. सिंस इमोजीज आर कैरेक्टर दे कैन बी कॉपीड, डिस्प्लेड एंड साइज्ड जस्ट लाइक एनी अदर कैरेक्टर इन HTML. सो इन दिस एग्जाम्पल we are going to change the font size of these emojis. तो देख सकते हैं आप डिफ़ॉल्ट साइज पर हम लोग इसका साइज चेंज कर पा रहे हैं. बात करेंगे कैरेक्टर सेट. तो UTF-8 से पहले भी तो कोई कैरेक्टर सेट होते होंगे जो यूज़ होते होंगे. सो to display an HTML page correctly, a web browser must know which character set to use. The HTML character set attribute, the character set is specified in the meta tag, meta character set UTF-8. The HTML5 specification encourages web developers to use the UTF-8 character set. UTF-8 covers almost all of the character and symbols in the world. So देखिए, बिफोर UTF-8 इतने हमारे पास कुछ हुआ करते थे डिफरेंट, ठीक है. और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जितने भी हम लोग कैरेक्टर सेट्स देख रहे हैं वो सब 2000 और 2002 के बीच में इंट्रोड्यूस हुए. ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि जो हमारा UTF-8 है वो
बहुत नीचे रहा 2005 तक, और फिर उसने जे कर्व मेंटेन करना स्टार्ट किया। बाकी सभी पीक से स्टार्ट हुए और धीरे धीरे सब डाउनफॉल की तरफ चले गए। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ट्रेंड क्या चल रहा है UTF-8 का। ठीक है, तो ये सब करेक्टर सेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। दी ASCII, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करेक्टर सेट। So ASCII is a character set that contains 128 character including letters, number and symbol। तो इंग्लिश में जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z 26, ठीक है, नंबर्स जो हमारे 0 to 9 होते हैं, एंड स्पेशल कैरेक्टर जो हम लोग नंबर्स के ऊपर देखते हैं कीबोर्ड में, इन सभी को आपका ये स्टैंडर्ड सपोर्ट करता था। फिर आया इसके बाद में ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI is a character set that contain 256 characters including letters, numbers and symbols। यहाँ पर कितने थे? 128, उसका जस्ट डबल कितना हो गया? 256। Identical to ASCII for the first 127 characters, special characters from 128 to 159 and identical to UTF-8 from 160 to 255। तो इसको हम लोग डिफाइन करते थे मेटा कैरेक्टर सेट विंडोज 1252। फिर है ISO 88591 कैरेक्टर सेट, जिसको हम लोग बोलते थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें भी 256 कैरेक्टर यूज होते थे जस्ट लाइक दिस, और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह का था। और लेटर और इंट्रोड्यूस हुआ UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ UTF। ठीक है, is identical to ASCII for the values from 0 to 127, does not use the characters from 128 to 159, identical to ANSI and 8859-1 from 160 to 255 and continues from the value 256 to 10,000। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ करेक्टर्स हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से आप जो अपने कीबोर्ड से इमोजीज वगैरह टाइप कर पाते हो वो पॉसिबल हो पाया। Difference between character sets, the following table displays the differences between the character sets described above। तो जैसे कि अगर हम लोग नंबर लिख रहे हैं 32, तो नंबर 32 रिप्रेजेंट करता है सभी करेक्टर कोड के अंदर स्पेस। 33 एक्सक्लेमेशन मार्क को रिप्रेजेंट करता है, 34 क्वोटेशन मार्क, 35 हैश, 36 डॉलर, 37%, 38 M%, 39 apostrophe, 40 लेफ्ट पैरेंथेसिस, 41 राइट। तो इस तरह से पूरी टेबल है किसमें किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा था 128 127 तक आपका चला, उसके बाद में आप देखो फिर अलग अलग सिंबल्स काम करेंगे। अब ये जो सबसे ज़्यादा आपके चलने वाले हैं, आप ऊपर अगर देखोगे तो कौन है? UTF-8। UTF-8 की लिस्ट सबसे लंबी मिलेगी आपको। ठीक है, इस तरह से। तो ये 256 जो हमारे करेक्टर होते हैं, तो लेकिन 0 से लिखा जाता है तो 255 पर ओवर हो जाता है, बोला 256 जाता है। इसके अलावा जो साइन है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सारे साइंस आपके, जैसे अगर आप नोटिस करोगे नोट पैड, इमोजीज लिखने का तरीका होता है कंट्रोल साथ कॉलन या कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ऐसे होता है। इमोजीज एक्टिवेट कमांड इन विंडो। यस, विंडो प्लस आपको ये यूज करना है, फुल स्टॉप, उससे एक्टिव होता है। ठीक है, तो आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब आ जाएंगे। फिर इस तरह के कैरेक्टर वगैरह भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट पैड पे नहीं चलेगा, बाकी सब में चल जाएगा, लेकिन कॉपी करके आप बाद में लेके आ सकते हो। नेक्स्ट URL एनकोड। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इज अनदर वर्ड for a web address। A URL can be composed of word, example arenaanimationindia.com or an internet protocol IP। IP means IP address। ठीक है, सो जैसे कि हमारा हर किसी कंप्यूटर का अपना एक IP होता है,
जैसे कि अगर हम लोग यहाँ आएंगे, इस नेटवर्क सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा, इस कंप्यूटर का हमें डिटेल्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आईपी मिलेगा। ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल को बिलोंग करता है, दिस फुल फॉर्म, और ये होता है आईपी एड्रेस। तो हर एक इंटरनेट प्रोवाइडर का अपना आईपी एड्रेस अलग होता है, किसी का 1.1 होगा, किसी का 2.1 होगा, किसी का कुछ होगा, सबके अपने अलग होते हैं। और ये जो ऊपर वाला होता है हमारा, ये हमारे अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। So most people enter the name when surfing because names are easier to remember than numbers. तो जो आप वेबसाइट चलाते हो google.com, तो गूगल का भी अपने एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम उससे भी उसको चला सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ लिखें, अगर उन्होंने रिवील किया होगा तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ ये रिकमेंड करा है, गूगल यूजेज द पब्लिक डीएनएस 8888 या 8844 के ऊपर बेसिकली ये काम करता है। तो सबके अपने अलग अलग। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर बाय यूजिंग अ यूआरएल जिसमें हमारा डोमेन का नेम भी कवर रहता है, जैसे कि क्या बहुत लोग कर चुके। हाँ, पेंडेमिक में कर दिया था किसी ने हैक, बिहार के एक लड़के ने, तो गूगल ने उसको फटाफट से पासवर्ड वगैरह बनवा के इमीडिएट बेसिस पे 1 करोड़ का पैकेज दिया उसको पर मंथ का। भाई ऐसा बंदा अगर बाहर रह जाएगा तो दिक्कत है ना, उनके लिए थ्रेट हो जाएगा वो। कल को किसी और कंपनी ने हायर कर लिया उसको अगर, तो गूगल को जैसे ही पता चला कि भाई उसने हमारे इसमें बग ढूंढा है कोई, उन्होंने उसको ऑन बोर्ड कर लिया हैकर को तुरंत। सब किस में निकालते हैं हर कंपनी। एक अमेरिका का या कोई बहुत बड़ा हैकर है जिसने बेसिकली नासा की वेबसाइट को हैक कर दिया, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीट कर दी थी। फिर उसने डिफेंस के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया था, और उसी के ऊपर जाके मूवी बनी थी डाई हार्ड 4.0। क्यों नहीं होती, 2007 में पिक्चर आई थी, ये देखना। ठीक है, और इंटरनेट की पावर देख के आप हिल जाओगे। तो ये है मूवी। कुछ भी हो सकता है, अब होने के लिए क्यों नहीं होगा। जैसे एक इंडिया का बच्चा रहा है जो आई थिंक 10th-12th का ही था, जिसने वहाँ पर वहाँ के डिफेंस सिस्टम को हैक किया था। हाँ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये लाइन ऐसे नहीं है भाई। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं है भाई। जैसे लोग कभी सोचा करते थे पहले, क्या होता था, कम्युनिकेट करने के लिए एक मैसेज अगर पहुंचाना तो पत्र लिखे जाते थे। अब सोचो अगर ग्राहम बेल ने अगर फ़ोन का इजाद ना किया होता, ठीक है, तो कैसे होता। तो उन्होंने सोचो कि वायर वाला बनाया सिस्टम। ठीक है, पहले तो ये भी एक मिथ था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बना, फिर इतनी दूर दूर तक बातचीत होने लगी। फिर किसी को सनक उठी कि यार ये वायर का झंझट क्या है, इसे ख़त्म करा जाए। कौन बिछाए वायर जाके, इसको भी हटाओ, और सीधे मोबाइल फ़ोन बना दिया। और मोबाइल आने से अब कोई झंझट ही नहीं है। मौसम ख़राब है, कुछ भी है, ऐसा थोड़ी ना मोबाइल का नेटवर्क भाग जाता है मौसम ख़राब होता है, आता है ना, क्योंकि वायरलेस है। अब वायर वाला अगर सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, घर में लैंडलाइन सबके होते थे। ठीक है, लेकिन चलते महीने में 10 दिन ही थे वो, बंदर तार तोड़ गए, क्योंकि बंदरों की आदत है खंबे पे चढ़ना, तार तोड़ना। उसमें करंट आता नहीं था, तार काट देते थे। फिर उसमें एक करंट का वायर उन्होंने ड्रॉप किया कि भाई ताकि बंदर अंदर आए तो करंट लगे तो छोड़ दे उसको। तो बहुत कुछ करा गया, फिर बाद में अब सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब लैंडलाइन जो घर में आपके चलते हैं वो आपके इंटरनेट की वायर से चल जाते हैं। नहीं, अभी भी हैं, ऑफ यूज़ होते हैं अभी भी ऑफिसेज वगैरह के अंदर। नहीं, घर मैंने बताया था, अब जो लैंडलाइन है घर के अंदर वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, जो इंटरनेट का तार आता है उसी से नेट भी वो भी चल जाता है, फ़ोन भी। जैसे एयरटेल का आप लगवाओगे ना ब्रॉडबैंड, तो जिस वायर से नेट आता है उसी वायर से फ़ोन भी चल जाता है। ठीक है, और 2 सेपरेट वायर लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंसान
अगर ठान ले तो कुछ भी हो सकता है, बस उसकी जिद होनी चाहिए। लोग पागल जरूर कहेंगे उसको, अरे पागल है बिना वजह, लेकिन एक न एक दिन अगर वो लगा हुआ है पूरी मेहनत शिद्दत के साथ तो कामयाबी जरूर मिलेगी उसको, अगर वो राइटर गूगल में नौकरी। अच्छा। देखो, हैकिंग और एथिकल हैकिंग दो एक बहुत ही ना फाइन लाइन का डिफरेंस है बीच में। देखो, जब एक बंदा कुछ अचीव कर लेता है ना उसके अंदर, तो दिमाग फिर खुराफाती की तरफ चलना चालू होता है, तो वो एथिक्स मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है टेररिस्ट कौन बनते हैं? बात है, मुद्दे से भड़क जाएंगे नहीं तो यूआरएल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। So uniform resource locator URL is used to address a document or other data of the web. The web address like जिसमें complete आपका प्रोटोकॉल, आपका डोमेन नेम एंड आपके पेजेस का पाथ अवेलेबल हो। सो दिस इज अ वेब एड्रेस। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको ब्रेक डाउन किया जाता है अलग अलग पार्ट में, जैसे कि स्कीमा HTTPS, प्रीफिक्स www, ठीक है, डोमेन जो हमारा ये नेम है, पोर्ट किस पोर्ट से ये चल रहा है, ठीक है, पोर्ट जनरली 8080 समथिंग होता है, पाथ जो हम लोग इसके आगे का पार्ट देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और लास्ट जो होता है वो हमारा फाइल का नेम होता है। सो एक्सप्लेनेशन, स्कीमा defines the type of internet service most common is HTTP और HTTPS। आज की डेट में आपको ज़्यादातर HTTPS देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पर भी आप कोई वेबसाइट रन करोगे, जैसे कि गूगल, आप एंटर करिए, क्लिक करिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एक सिक्योर, ठीक है। प्रीफिक्स defines a domain prefix, default for HTTP is www. Domain defines the internet domain name like arenaanimationindia.com in this URL. Port defines the port number at the host, default the HTTP port is 80. Path defines the path at the server if omitted the root directory of the website. File name defines the name of a document or resource. So कुछ common URL schemas हमारे पास। The table below lists some common schemes जैसे कि HTTP Hypertext Transfer Protocol, Common Web Pages Not Encrypted, HTTPS Secure Hypertext Transfer Protocol, Secure Web Pages with Encryption। यानी कि अगर किसी वेबसाइट पर HTTP है ओनली और वहाँ पर आपको पेमेंट वगैरह के लिए बोला जाए तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी आप काम करोगे वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम लोग किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते हैं तब हम लोग इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। और फाइल, अगर हम लोग अपनी कोई लोकल फाइल ओपन करते हैं तो जैसे आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, फाइल, अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर नॉट ऑन इंटरनेट। URL encoding, URL can only be sent over the internet using the ASCII character set. If a URL contains characters outside the ASCII set, the URL has to be converted. URL encoding convert non-ASCII character into a format that can be transmitted over the internet. URL encoding replaces non-ASCII characters with a percentage followed by hexadecimal digits. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं फर्स्ट क्लास, तो क्या होगा उस केस में आपकी फाइल में आप नोटिस करेंगे जहाँ पर आपने लिखा होगा फर्स्ट और क्लास, उसके बीच में %20 आ जाएगा लिखा हुआ। नोटिस करके देखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई कॉफ़ी फाइल, और मैं इस फाइल को अगर यहाँ ओपन कर देता हूँ तो क्या लिखा रहा है, कॉफ़ी %20 फाइल। तो स्पेस को वो कन्वर्ट नहीं कर पाया तो उसने उसको एनकोड किया यहाँ पर। तो क्या होगा, URL कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, URL एनकोडिंग normally replaces a space with the sign और %20। अब साइन प्लस का कहाँ पर आएगा, लेट्स से अगर हम लोग गूगल चला रहे हैं, गूगल में आपने लिखा अरीना एनिमेशन, इस सिनेरियो में %20 नहीं आएगा, इस सिनेरियो में प्लस का सिंबल आएगा। क्या लिखा रहा है, अरीना प्लस एनिमेशन, ठीक है। तो
सर्च एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हार्ट ऑफ स्टोन, अगर हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं तो आप क्या देखते हैं, हार्ट प्लस ऑफ प्लस स्टोन, ठीक है। So if you click the submit button, the browser will URL encode the input before it is sent to the server. A page at the server will display the received input. Try some other input and click submit again. तो कुछ और ट्राई करके देखोगे तो भी आपको वही सेम दिखाई देगा। American Standard Code for Information Interchange Encoding Examples. Your browser will encode input according to the character set used in your page. The default character set in HTML5 is UTF-8. तो मान लीजिए आपने जैसे कैरेक्टर एक बनाना है यूरो का सिंबल, तो आप लिखेंगे %80 और UTF-8 में आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो UTF-8 में अगर आपने URL में कहीं लगा दिया तो इस तरह से एनकोड होकर आएगा ऊपर URL के अंदर, ठीक है। तो ये हर एक सिंबल का एनकोडिंग फार्मूला आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है HTML वर्सेस XHTML। XHTML अब यूज़ नहीं होता है, पहले यूज़ होता था, बट फंडामेंटल समझेंगे हम इसका। XHTML is a stricter, more XML based version of HTML. What is XHTML? XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language. XHTML is a stricter, more XML based version of HTML. XHTML is HTML defined as an XML application and XHTML is supported by all major browsers. तो क्या हुआ था कि 2000 में, ईयर 2000 में, ईयर 1999 में HTML का वर्जन 4 आया था। प्रॉब्लम क्या था कि वो वर्जन 4 सभी ब्राउज़र में सही रिजल्ट नहीं देता था। तो ईयर 2000 में W3C ने क्या किया, एक अपडेट निकाला XHTML के नाम से। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम अलग अलग ब्राउज़र में हमारे अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे वो सॉल्व हो गया। और ये तब तक चला जब तक हमारा HTML5 ऑफिशियल नहीं हो गया। HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2008 में, बीटा फेज में अंडर टेस्टिंग था, और 2014 में उसको ऑफिशियल कर दिया गया। उसके बाद से XHTML बंद हो गया। So why XHTML? XML is a markup language where all documents must be marked up correctly, be well formed. So XHTML was developed to make HTML more extensible and flexible to work with other data formats such as XML. In addition, browsers ignore errors in HTML pages and try to display the website even if it has some errors in the markup. So XHTML comes with a much stricter error handling. So the most important differences from XHTML, जैसे doc type, तो पहले के टाइम में डॉक टाइप भी बड़ा लेंदी हुआ करता था। तो उस चीज़ को हमने नए वर्जन में क्या करा, जब हमारा 5 आया तो सिर्फ इस तरह से कर दिया, डॉक टाइप HTML। The XML attribute in HTML is mandatory. HTML head, title and body are mandatory. Elements must always be properly nested. Element must always be closed. Element must always be in lowercase. Attribute names must be in lowercase. Attribute values must be always quoted. And attribute minimization is forbidden. तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि XHTML में doc type is mandatory। तो पहले देखो doc type इतना बड़ा लिखना होता था, देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है, ये पूरा जाता था इस तरह से। An HTML document must have an XHTML document type declaration. The HTML head, title and body elements must also be present, and the XML's attribute in HTML must specify a namespace for the document. तो HTML5 और doc type हम लोग सब इतना लिखते हैं, पहले इतना लिखना होता था। तो ये आपका काफ़ी ऑल्टर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर लिखते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो 5 के अंदर काफ़ी चीज़ें ओवरकम हुई है। फिर इसके बाद जो हमारा कंटेंट टाइप होता था कैरेक्टर सेट UTF-8, ये बहुत लेंदी होता है। HTML5 में ये भी काफ़ी शॉर्ट हो गया है। क्या लिखते हैं, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 कंटेंट इक्वल टू। अब पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड, जैसे कि इन XHTML एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपर्ली नेस्टेड विद इन ईच अदर लाइक दिस। जैसे कि अगर ओपनिंग बोल्ड से हुई है तो एंडिंग भी बोल्ड पर ही होगी। अगर आपने बोल्ड को पहले बंद कर दिया, इटैलिक को बाद में बंद कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो सम टेक्स्ट, जैसे हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, रॉन्ग क्या है कि अगर बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक हमने इस तरह से बंद कर दिया, यानी कि इटैलिक पहले बंद होगा, बोल्ड बाद में बंद होगा।
एक्सेस्टिबल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑलवेज बी क्लोज्ड, तो जैसे कि पैराग्राफ हमेशा क्लोज होता है, ठीक है। HTML5 में हम लोग पैराग्राफ को एक बार के लिए ओपन भी छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गलत प्रैक्टिस है। एक्सेस्टिबल कहता है भाई बंद करो प्रॉपर, तभी एक्सेप्टेबल है। एम्प्टी एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए BR है तो BR HTML5 में हम लोग बंद नहीं करते, लेकिन एक्सेस्टिबल में BR को स्पेस लगा के बंद करना होता था इस तरह से। HR भी बंद होता था, इमेज भी बंद होता था, फॉर्म जितना भी हमने पढ़ा इनपुट टाइप वो सब भी क्लोज होते थे। रॉन्ग क्या है, अगर हम XHTML में इस तरह से खुला छोड़ दें, HTML5 में चलता है, XHTML एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। नेक्स्ट, XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी इन लोअर केस, तो आप बॉडी अगर या पैराग्राफ लिख रहे हैं तो सब स्मॉल होगा, अपर केस नहीं हो सकता। अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन XHTML में गलत है। एट्रीब्यूट्स हम लोग लिखते हैं तो ये स्मॉल होना चाहिए, अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो भी गलत है। एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर तो ये हमेशा डबल कोट में होगी, विदाउट कोट नहीं होगी, तो ये गलत है। करेक्ट क्या है, एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन, जैसे कि XHTML में मान लीजिए हमने लिखा चेक्ड, ठीक है, तो चेक्ड इक्वल टू चेक्ड दोबारा लिखना पड़ता है। HTML5 में खाली चेक्ड लिख के काम चल जाता है, लेकिन अगर फाइल तो आपकी XHTML में है तो ये गलत है, ये फिर सही अप्रोच नहीं होगी आपकी। वैलिडेट HTML विद द W3C वैलिडेटर, आप यहाँ पर अपना कोई भी URL डालिए और चेक करिए क्या वो W3C के अकॉर्डिंग कंप्लाइंस है या नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ जाके लिखा और वैलिडेट दिस पेज पर क्लिक किया इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा आ रहा है इन्फो ट्रेलिंग स्लैश ऑन वॉइड एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो वेबसाइट है ये नई बन चुकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लिख रहे हैं HTML5 लेकिन हम लोग अपने सभी एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, नहीं है ज़रूरत। यही वो एरर बता रहा है कि ट्रेलिंग स्लैश ऑन वॉइड एलिमेंट्स हैज़ नो इफेक्ट एंड इंटरेक्ट्स बैडली विद अनकोटेड एट्रीब्यूट्स वैल्यू। तो ये चीज़ गलत है, ये सब में से हटाओ, ये जितनी जगह पर हमने ये लिखा हुआ है तो ये चीज़ें गलत है, बाकी ऐसे कोई वार्निंग वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो ये सजेशन है, लगा है तब भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, बट ना लगाओ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 2014 से 2025 जर्नी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तकरीबन 11 साल। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्म की बात करेंगे आज। HTML forms, an HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing. तो फॉर्म एलिमेंट के लिए हमें इस तरह से कुछ डिफाइन करना होगा, फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर इसके अंदर कंटेन कराएंगे। The HTML form element is used to create an HTML form for user input. So the form element is a container for different types of input elements such as text field, checkboxes, radio buttons, submit buttons, etc. ये सब हमें पता है, ठीक है। The input element, the HTML input element is the most used from element. An input element can be displayed in many ways depending on the type attribute. So here are some examples like input type text displays a single line text input field. Input type radio displays a radio button for selecting one or many choices. Input type checkbox displaying a checkbox for selecting zero or more of many choices. Input type submit displaying a submit button for submitting the form. An input type button displaying a clickable button. So in this example text field हमने यहाँ पर एक फॉर्म डिफाइन किया एलिमेंट, उसके अंदर लेवल फॉर हमने डिफाइन किया, एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम। मेक श्योर करेंगे कि जो फॉर होता है वो आपका आईडी से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप लेवल पर क्लिक करेंगे कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द HTML कोड above will be displayed in a browser. Note that the form itself is not visible. Also note the default width of text input field is 20 कैरेक्टर। ये जो हमारी डिफॉल्ट विड्थ होती है 20 कैरेक्टर्स की होती है। फॉर्म एलिमेंट कभी डिस्प्ले नहीं होता, फॉर्म एलिमेंट्स के जो हमारे पार्ट्स होते हैं टाइप डिफरेंट वो डिस्प्ले होते हैं। द लेवल एलिमेंट, नोटिस द यूज ऑफ लेवल एलिमेंट इन द एग्जांपल above. The label tag defines a label for many forms elements. The label element is useful for screen reader uses because the screen reader will read out loud the label when the user focuses on input element. The label element also helps user who have difficulty clicking on a very small region
such as a radio button and checkbox. So because when the user click the text within the label element, it toggles the radio button or checkbox. The for attribute of label tag should be equal to the id attribute of the input element to bind them together. Radio buttons. The radio buttons defines input type radio defines a radio button. Radio buttons lets a user select one of a limited number of choices. So जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज़र को एक चॉइस है चूज़ योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, जिसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का हमने एग्जांपल रखा है, तो यूज़र तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता है. Checkboxes. Input type checkbox define a checkbox. Checkbox lets a user select 0 or more options of a limited number of choices. तो जैसे कि हो सकता है किसी के पास ओनली बाइक हो सकता है किसी के पास बाइक कार दोनों हो सकता है किसी के पास तीनों हो सकता है किसी के पास एक भी ना हो. तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चेकबॉक्स में आप मल्टीपल चूज कर सकते हो. नेक्स्ट, submit button. The input type submit defines a button for submitting the form data to a form handler. The form handler is typically a file on the server with a script for processing input data. The form handler is specified in the form actions attribute. A form with a submit button, तो आपको यहाँ पर make sure करना होगा form element में एक attribute ऐड कर लेना action. Action में अपने URL को पास कीजिए और अपना submit button define करिए. जैसे आप यहाँ से सबमिट का बटन ट्रिगर करेंगे आप देखेंगे आपका एफ नेम इक्वल टू एल नेम इक्वल टू डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा. नेक्स्ट, नेम एट्रीब्यूट. नोटिस दैट ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड. इफ द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड टू ऑल एट ऑल. तो ध्यान रखेंगे अगर हमने यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल है और अगर हम लोग यहाँ सबमिट करें देखें कोई डेटा नहीं आ रहा ना. क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस एग्जांपल में हमने नेम को यूज़ ही नहीं किया. अगर नेम होता तो वेरिएबल बनता और इक्वल टू उसका डेटा में डिस्प्ले होता. तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. फिर आते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के रिवीजन. ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें ना. द एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर. The action attribute defines the action to be performed when the form is submitted. Usually the form data is sent to a file on the server when the user clicks on submit button. In the example below, the form data is sent to a file https www.google.com. This file contain a server side script and handle the form data. तो हमने यहाँ से डेटा देखो सबमिट किया है. अब जो भी आप डेटा यहाँ से सबमिट करेंगे वो कहाँ पर जाकर डिस्प्ले होगा? गूगल के ऊपर यहाँ URL. हाँ, जो भर रहा है उसकी मेल पे क्यों चला जाए? जिसके लिए भर रहा है उसकी मेल पे जाए ना. आप अपना वो आगे चल के फिर PHP जॉब्स के कोर्स में अगर होगा तो सीख जाओगे. उसके लिए PHP लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. हाँ जी. So if the action attribute is omitted, the action is set to the current stage. यानी कि सेम पेज पर आपका डेटा रिफ्रेश हो जाता है. Target attribute specifies where to display the response that is received after submitting the form. The target attribute can have one of the following values. By default होता है आपका self. The response is displayed in the current window. Blank. The response is displayed in a new window or tab. Parent. The response is displayed in the parent frame. Top. The response is displayed in the full body of the document or window. And frame name. The response is displayed in a named iframe. तो हमने ये सीखा ऑलरेडी iframe क्या होता है और उसके अंदर टारगेट कैसे ओपन कराया जाता है. तो so the default value is self, which means that the response will open in the current window. So जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं blank, तो क्या होगा? जैसे आप सबमिट का बटन दबाएंगे एक नया टैब ओपन होगा. ठीक है, विद फॉर्म डेटा. गूगल सर्च एग्जांपल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बना के सिखाए हुए कि भाई अगर आपने यहाँ जाके कुछ सर्च किया तो आपका डेटा गूगल पे सर्च होगा. कैसे सर्च होता है? आपको फील्ड का नेम वगैरह सारी चीज़ें पता है. इवन दो यूट्यूब पर कैसे सर्च होता है वो भी आपको सिखाया हुआ है. आप यहाँ पर जाके अपनी कोई क्वेरी डालेंगे तो डेटा आपका यूट्यूब में दिख जाएगा. जैसे ये देखिए. The method attribute. The method attribute specifies the HTTP method to be used when submitting the form data.
डिफ़ॉल्ट फॉर्म सबमिटिंग मेथड इज़ गेट, सो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं पोस्ट के अंदर. द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज URL वेरिएबल विद मेथड इक्वल टू गेट और एज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन विद मेथड पोस्ट. द डिफ़ॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा इज़ गेट. तो अगर आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका डेटा जो है वो यहीं पर ही डिस्प्ले होगा आपको URL में. बट अगर पोस्ट होगा तो उस केस में आपका डेटा URL में डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन डेटा आपका सबमिट होगा. लेकिन हम गूगल पर सबमिट कर रहे हैं तो गूगल पर सबमिट पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए PHP प्रोग्राम बैकएंड में आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका डेटा वो कैप्चर होगा. सो नोट्स ऑन गेट एंड पोस्ट appends the form data to the URL in names and value pairs. Never use get to send sensitive data. The submitted form data is visible to the URL. The length of a URL is limited to 1048 characters. Useful for form submission where a user wants to bookmark the result. Get is good for non-secure data like query strings in Google. Notes on post appends the form data inside the body of the HTTP request. The submitted form data is not shown in the URL. Post has no size limitation and can be used to send large amount of data. Form submissions with post cannot be bookmarked. Tip: always use post if the form data contains sensitive or personal information like sign in, sign up, like payment. इस तरह की चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है. The autocomplete attribute. The autocomplete attribute specifies whether a form should have autocomplete on or off. Default value जो होता है वो autocomplete का on ही रहता है. When autocomplete is on, the browser automatically complete values based of values that the user has entered before. So in this example हमने purposely यहाँ पर on रखा है, वैसे by default on ही होता है. तो first name में क्लिक करोगे तो जितने लोग first name उन्हें यहाँ पर put होंगे आगे, email में जाएंगे तो email आ गया. तो ये क्या है? This is a autocomplete. The no validate attribute is a Boolean attribute. When present, it specifies that the form data input should not be validated when submitted. हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? No validate. अब इस फॉर्म के थ्रू जो भी डेटा आप सबमिट करोगे वो वैलिडेट नहीं होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो. तो देखो उतना डेटा लेकर आ गया ना वहाँ से, जबकि .com था ही नहीं, तो कैसे आ गया? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. हेलो, अभी तो वर्क कर रहा है मैम जी. सो नो वैलिडेट का भी हमने एग्जांपल देखा कि अगर हमने यहाँ पर मेंशन किया नो वैलिडेट, तो अगर हमने किसी फॉर्म के अंदर कोई वैलिडेशन अगर लगाया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा रिक्वायर्ड, बट रिक्वायर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ नो वैलिडेट. नेक्स्ट आता है फॉर्म एलिमेंट्स. फॉर्म एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स वी हैव इन फॉर्म. सो जैसे कि इनपुट, लेवल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन एंड ऑप्शन ग्रुप. The HTML form element can contain one or more of the following form elements.
सो फर्स्ट द इनपुट एलिमेंट, तो इनपुट के लिए आपको कुछ इस तरह से डिफाइन करना होता है, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड form elements is the input element. The input element can be displayed in several ways depending on the type attribute. तो ये है अपना लेवल, और इसके रिस्पेक्ट में यूज़र क्या करेगा, अपना इनपुट देगा। तो लेवल ज़रूर लगाइए, अगर लेवल नहीं है तो प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिए, सो दैट कि यूज़र को पता हो किस फील्ड में क्या डेटा पास करना है। द लेवल एलिमेंट डिफाइंस अ लेवल फॉर सेवरल फॉर्म एलिमेंट्स। द लेवल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स बिकॉज ऑफ द स्क्रीन रीडर will read out loud the label when the user focuses on the input element. The label element also helps users who have difficulty clicking on very small regions such as radio buttons or checkboxes, because when the user click the text within the label element, it toggles the radio buttons and checkboxes. The for attribute of label tag should be equal to the id attribute or the input element to bind them together. The select element defines a drop down list like choose a car, or user can select, ठीक है, from the drop down list. So इसके लिए आपको क्या लिखना है, labels, और यहाँ से आप ID और यहाँ से आप अपना नेम डिफाइन करेंगे। जब आप डेटा सबमिट करेंगे तो आपने डेटा क्या चूज़ करना है, जैसे फिएट, तो आप क्या देखें कार्स की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, फिएट। इसके अंदर the option element defines an option that can be selected by default. The first item in the drop down list is selected. To define a pre-selected option, add the selected attribute to the option. तो जैसे मैं चाहता हूँ फिएट मेरा डिफॉल्ट सेलेक्टेड आना चाहिए, तो इस बार क्या रहा है फिएट, पहले क्या रहा था वॉल्वो, क्योंकि वॉल्वो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, तो हमने क्या लिख देना, सेलेक्टेड। विजिबल वैल्यू, यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शंस आपको कार्स के डिस्प्ले होंगे, और 4th ऑप्शन आपका स्क्रॉल में विजिबल होगा। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है मल्टीपल। अब यूज़र जब सबमिट करेगा तो मल्टीपल कार्स को सेलेक्ट कर सकता है, लाइक दिस वॉल्वो, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है, और अच्छा हमने क्या मल्टीपल लगाया नहीं क्या इसके अंदर, एक सेकंड चेक करते हैं ज़रा। अच्छा मैंने गलत बटन प्रेस किया है, ये देखिए सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कार्स इक्वल टू वॉल्वो एंड कार्स इक्वल टू फिएट, इस तरह से आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया। तो इसके लिए आपको लिखना होगा, ध्यान रखना टेक्स्ट एरिया एंटायर फॉर्म में एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, और सेलेक्ट जो ओपन और क्लोज होते हैं, बाकी जितने भी इनपुट से शुरू होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। तो टेक्स्ट एरिया आप देखेंगे ओपन एंड क्लोज होगा इस तरह से। तो हमने लिखा है नेम इज़ मैसेज रोज 10 कॉल्स 30, मतलब 10 लाइन इसमें विजिबल रहेंगी, 30 कैरेक्टर्स विजिबल होंगे इस तरह से। सो द रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल नंबर ऑफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट एरिया। द कॉल्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट एरिया। दिस इज हाउ द HTML कोड above will be displayed in a browser. You can also define the size of the text area by using CSS. So with the help of inline CSS, style equal to width 200 and height 600, we can customize our text area field height and width. The button element defines a clickable button. So button element पर कोई लिंक नहीं होता है, आप बटन एलिमेंट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कोई लिंक वगैरह ट्रिगर करा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से ट्रिगर कराया है एक अलर्ट हेलो स्टूडेंट्स या हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। So this is how the click HTML code above will be displayed in a browser. तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। Note, always specifies the type attribute for the button element. Different browsers may use different default types for the button element. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, टाइप ज़रूर लिखना है, चाहे भले से वो बटन ही क्यों ना हो। Next, the field set and legend element. The field set element is used to group related data in a form. The legend elements define a caption for the field set element. So in this example हमने एक field set create किया, entire form उसके अंदर cover किया, then हमने एक legend बनाया है, और आप output देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। This is how the HTML code above will be displayed in a browser. Next is data list. Data list element specifies a list of predefined options for an input element. User will see a drop down list of the predefined options as the input data. The list attribute of the input element must refer to the ID attribute of the data list element. So from action
जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया फॉर्म में एक्शन, एक्शन हमारा गूगल, हमने यहाँ पर बनाया इनपुट लिस्ट में क्या लिखा हमने, लिस्ट इक्वल टू सेंटर। जो आपने लिस्ट इक्वल टू लिखा वही आईडी इक्वल टू होगा डेटा लिस्ट के अंदर, और ऑप्शन वैल्यू में आप अपने नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। पॉइंटर आएगा आपको अपने प्रीडिफाइंड सभी सेंटर्स के नेम विजिबल हो जाएंगे इस तरह से। आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म्ड बाय अ स्क्रिप्ट। सो जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि हमारे पास फॉर्म है, गूगल पर हम लोग डेटा रिडायरेक्ट करा रहे हैं, ऑन इनपुट पर हम लोग वैल्यू के अंदर चेंज करा रहे हैं। तो पार्स INT मीन्स इंटीजर, तो जो भी इनपुट होगा उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज कराएंगे। तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर इसको 50 पर रखा हुआ है, यहाँ पर 50 रखा हुआ है। जैसे मैं इसको अगर एक भी वैल्यू 1 एडिशन या अल्ट्रेशन करूँगा तो आप देखेंगे रिजल्ट चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, आउटपुट की हेल्प से। ठीक है, क्या लिखा हमने, आउटपुट नेम x इक्वल टू A और B, A और B फील्ड का जो भी डेटा होगा वो आउटपुट में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, HTML में डिफरेंट जितने भी आपके इनपुट टाइप्स हैं, तो इनपुट टाइप्स हमने सभी पढ़ रखे हैं, जैसे कि बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, URL एंड वीक। So here are the different input types you can use in HTML. Tip: the default value of input attribute is text. अगर आपने लिखा only input type नहीं लिखा तो text field ही बनेगा। So input type text defines a single line text field जिसका कोड कुछ इस तरह से होता है जो आप कोड आप देख रहे हैं। टाइप पासवर्ड, इसमें आप पासवर्ड लिखेंगे तो आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। टाइप हमने यहाँ पर रखा है सबमिट, तो जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो डेटा आपका सबमिट होगा इस तरह से, देखो। नेक्स्ट, if you omit the submit button value attribute, the button will get a default text। हमने देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल लिखा था वैल्यू सबमिट, इस एग्जाम्पल में वैल्यू सबमिट नहीं लिख रहे। बाय डिफॉल्ट बटन का नेचर सबमिट है तो सबमिट ही लिखा आएगा। नेक्स्ट, रीसेट बटन, इनपुट टाइप रीसेट डिफाइंस अ रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका रीसेट का फील्ड बन गया। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया दिस फील्ड तो इसको रीसेट करके डिफॉल्ट पे ले आएगा। ठीक है, इफ यू चेंज द इनपुट वैल्यूज एंड देन क्लिक द रीसेट बटन, द फॉर्म डेटा विल बी रीसेट टू द डिफॉल्ट वैल्यूज। नेक्स्ट इज रेडियो। रेडियो में पता है जहाँ पर हमें सिंगल चॉइस करानी हो तो उस केस में हम लोग रेडियो का यूज करते हैं। चेकबॉक्स, जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा या एक भी नहीं, उस केस में आप चेकबॉक्स, है ना। इनपुट टाइप बटन, ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ही था प्रीवियस एग्जांपल में कि आप क्लिक पर कोई अलर्ट वगैरह ऐसे ट्रिगर करा सकते हैं। इनपुट टाइप कलर, इससे आपका एक कलर पिकर क्रिएट होगा इस तरह से। ठीक है, और जो भी कलर लेकर आप सबमिट करेंगे वो कलर आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा। इनपुट टाइप डेट, इससे आपका कैलेंडर बन के रेडी होगा, और ये देखिए आपका डेट। नेक्स्ट है आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट के साथ एग्जाम्पल, जहाँ पर हम लोगों ने कैलेंडर में लॉक लगाना सीखा था कि इससे पीछे नहीं, इससे आगे नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो आपका कैलेंडर 2000 पे आगे लॉक हो गया। इस एग्जांपल में जाएंगे तो 1979 31 दिसंबर से आगे नहीं जाएगा कैलेंडर आपका। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम। इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, ये आपको कैलेंडर के साथ साथ आपको टाइम वगैरह भी AM PM में ओपन करके देगा इस तरह से। इनपुट टाइप ईमेल, इसमें जो भी आप लिखेंगे डेटा एज अ ईमेल आईडी एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इनपुट टाइप इमेज, अगर आप सबमिट बटन की जगह पर अपनी खुद की कोई इमेज लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे IMG SRC होता है वैसे इनपुट में SRC इक्वल टू लिख के डालो, इमेज आ जाएगी। तो सेम फोल्डर में होनी चाहिए या फिर आपको पूरा URL देना पड़ेगा तब इमेज आएगी। करके दिखाना लैपटॉप जब लाओगे तो मैं बता दूंगा चेक करके। इनपुट टाइप फाइल डिफाइंस अ फाइल सेलेक्टेड फील्ड एंड अ ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड्स। देखिए इस फाइल की हेल्प से क्या होगा, एक मेरे पास अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। इनपुट टाइप हिडन, ये हम लोगों ने तब भी सीखा था कि ये डेवलपर्स एंड पर यूज़ होता है। नॉर्मली हमें ब्राउज़र में कुछ भी नहीं दिखाई देगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो क्या लिखा है, defines a hidden input field not visible to a user. A hidden field lets web developers include data that cannot be seen or modified by users when a form is submitted.
A hidden field often stores what database record that needs to be updated when the form is submitted. So note करने वाली चीज़ क्या है, while the value is not displayed to the user in the page content, it is visible and can be edited using any browser developer tool or view source functionality. So do not use hidden input as a form of security. तो जैसे यहाँ फील्ड विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर आप देखोगे आगे तो हमें सब दिखाई दे रहा है हिडन फील्ड का। तो आपको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, नहीं तो जो हैकर्स होते हैं उनको यहाँ से एंट्री पॉइंट मिल जाता है। इनपुट टाइप मंथ, तो इसमें आपके सामने सिर्फ कैलेंडर ओपन होकर आएगा मंथ के वाइज। नेक्स्ट इनपुट टाइप नंबर, तो इसकी हेल्प से हम लोग सिर्फ नंबर यहाँ पर एंटर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने मिन मैक्स सब लगाया हुआ है, तो मिनिमम 1 जाएगा, मैक्सिमम 5 तक जाएगा। इनपुट में रिस्ट्रिक्शन, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि चेक, डिसेबल, मैक्स, मैक्स लेंथ, मिन, पैटर्न, रीड ओनली, रिक्वायर्ड, साइज, स्टेप एंड वैल्यू। The following example displays a numeric input field where you can enter a value from 0 to 100 in steps of 10. The default value is 30. तो हमने क्या लिखा, वैल्यू डिफ़ॉल्ट 30, स्टेप 10 यानी कि 30 के बाद 40 होगा, या फिर 30 से नीचे 20 हो सकता है, 0 तक लोअर जाएगा, मैक्सिमम 100 तक जाएगा। तो एक डिफ़ॉल्ट 30 हो गया, ऊपर नीचे करेंगे तो आपका 10 का इंक्रीमेंट होगा, मैक्स 100 हिट हो गया, लोवेस्ट 0 पर हिट होगा। Input type range defines a control for entering a number whose exact value is not important, like slider control. Default range is 0 to 100. So हम जैसे एक वॉल्यूम के लिए एग्जांपल बना रहे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हो। इनपुट टाइप सर्च, इसमें लिखा हुआ डेटा आपका इजीली सर्चेबल हो जाएगा। आप यहाँ जाएंगे, सर्च फील्ड का पता कैसे चलता है, क्लोज का सिंबल आता है बना हुआ, और जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आपका इस तरह से सर्च हो जाएगा। इनपुट टाइप टेल, एंड यूज़र का फ़ोन नंबर अगर आपने कैप्चर करना है तो डेडिकेटेड फील्ड है टेल, तो आप यहाँ जाएंगे, फ़ोन नंबर आप यहाँ से कैप्चर कर पाएंगे। इसमें हमने पैटर्न सिखाया था 0 to 9, यानी कि नंबर एक्सेप्ट करेंगे ओनली, 4 की लेंथ होगी, 0 to 9 2 नंबर एक्सेप्ट करेंगे, फिर 0 to 9 4 नंबर एक्सेप्ट करेंगे, और इन बिटवीन हमें हाइफन भी चाहिए। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो इनपुट टाइप टेल। फिर आता है इनपुट टाइप टाइम, इसमें सिर्फ आपको टाइम विंडो डिस्प्ले होगी AM PM के साथ, और कोई डेट वगैरह इसमें नहीं होगी। तो टाइम मतलब करंट डे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ना पास है ना प्रेजेंट, फ्यूचर है, प्रेजेंट की। इनपुट टाइप URL, अगर आपने किसी वेबसाइट का URL सबमिट कराना है, देन उस केस में आप इनपुट टाइप URL को सबमिट करा सकते हो, काम करेगा। देखो मैंने गूगल लिखा, गूगल एक्सेप्ट हो गया, बट अगर मैं यहाँ जाके कुछ और लिख देता हूँ, है ना। इनपुट टाइप वीक, इससे सिर्फ आपको वीक रिवील होगा, इस ईयर का कौन सा वीक चल रहा है, तो 24th वीक है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट एट्रीब्यूट्स, द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज, फॉर्म होगा, फॉर्म के बाद में आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा HTML के अंदर ऑडियो वीडियो, और एक टॉपिक और आएगा आपके सामने ग्राफिक्स का, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है HTML की। फिर हम लोग सीखेंगे CSS, और जब CSS कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या वो उसके बाद की बात है। जावा नहीं सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, ठीक है। जावा बहुत बड़ी चीज़ है, जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे। चलिए, तो एट्रीब्यूट से, इनपुट एट्रीब्यूट से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं।